हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं दीपक कुमार और पिछली क्लास में मैंने हिंदी माध्यम के छात्रों को पढ़ाया था प्रबंध की विशेषताएं। और आज हम पढ़ेंगे प्रबंध के उद्देश्य। तो आइए देखते हैं कि पहला प्रबंध का उद्देश्य क्या है। तो पहला प्रबंध का उद्देश्य है माय डियर स्टूडेंट, संगठनात्मक उद्देश्य। कहने का मतलब है कि सबसे पहले जो आपका प्रबंध काम कर रहा है उसका संगठन को लेकर क्या उद्देश्य है। तो आप देखेंगे कि जो प्रबंध है वो संगठन के उद्देश्यों के निर्धारण और उनको पूरा करने के लिए उत्तरदायित्व होता है। कहने का मतलब कि जब आप संगठन का निर्माण कर रहे हैं या जो संगठन है, तो प्रबंध का मुख्य काम ही यह होता है कि ये संगठन के उद्देश्य को निर्धारण करे, यानी कि संगठन ने जो अपना लक्ष्य या उद्देश्य रखा है और उसको किस तरीके से वो उद्देश्य को अर्जित कर सकता है। तो आप देखेंगे कि पहला जो मुख्य उद्देश्य है आपका पहला कि संगठन का जीवित रहना। जीवित रहने का मतलब है कि आप मानकर चलिए कि जब प्रबंध का मुख्य उद्देश्य ही रहेगा कि किसी भी व्यवसाय का, ध्यान से पढ़िएगा, आधारभूत उद्देश्य अपने अस्तित्व को बनाए रखना होता है। कहने का मतलब है जब भी कोई व्यक्ति अपना व्यवसाय शुरू करता है तो उस व्यक्ति का मूल उद्देश्य यही होता है कि वो उस बाजार में अपने व्यवसाय को स्थापित कर पाए, यानी इतने खर्चे वो निकाल पाए, इतना लागत वो निकाल पाए कि अच्छी तरीके से वो बाजार में अपने व्यवसाय को स्थापित कर पाए। आप देखेंगे प्रबंध को संगठन के बने रहने की दिशा में प्रयत्न करना चाहिए और इसके लिए संगठन को पर्याप्त धन कमाना चाहिए। ध्यान रखिएगा, पर्याप्त धन का मतलब है कि इतना अमाउंट या इतना लागत तो उनको कमा लेना चाहिए कि उनका बिजनेस चल सके, जिससे कि लागतों को पूरा किया जा सके। दूसरा है लाभ। जब आप अपने बिजनेस को रेगुलर मार्केट में चलाने लगे, यानी नियमित आपका बिजनेस चलने लगा, तो दूसरा पॉइंट आप देखेंगे कि दूसरे पॉइंट में हम देखते हैं कि लाभ लिखा है। लाभ का मतलब क्या होता है? लाभ का मतलब होता है, आप समझिए कि अगर आपका बिजनेस जीवित, यानी कि मार्केट में बना हुआ है, यानी बाजार में बना हुआ है, और जब बिजनेस बाजार में बना हुआ है तो दूसरा मूल उद्देश्य इसका हो जाता है लाभ कमाना। व्यवसाय के लिए इसका बने रहना ही पर्याप्त नहीं, प्रबंध को यह सुनिश्चित करना होता है कि संगठन लाभ कमाए। आपको भी मालूम है कि अगर कोई भी संस्था लाभ अर्जित नहीं कर सकती है तो वो लंबे समय तक बाजार में नहीं रह पाएगी। सफल परिचालन के लिए महत्वपूर्ण प्रोत्साहन का कार्य करता है। सफल परिचालन का मतलब होता है छात्रों कि आपका जो व्यवसाय वो सही तरीके से, बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी एक तरह से समझिए कि ऋण के अच्छे से चल पाए, जिससे लाभ क्या करता है, व्यवसाय की लागत और जोखिम, जो भी लागत आती है व्यवसाय की और जो भी जोखिम आते हैं उनको झेलने की क्षमता प्रदान करता है। आप समझिए, जैसे मान लीजिए कि आपने कोई व्यवसाय शुरू किया और उस व्यवसाय के माध्यम से आपको लाभ अगर निरंतर मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं अगर कभी कोई समस्या आती है तो आप उस समस्या से लड़ सकते हैं और बिजनेस को अपने स्थापित कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट है बढ़ोतरी। बढ़ोतरी का मतलब क्या है कि सिंपल सी बात है कि पहला कि हमारा व्यवसाय जीवित रहे, लगातार चलता रहे, दूसरा उस व्यवसाय से हम लाभ कमाते रहें, और तीसरा बढ़ोतरी, यानी हम दीर्घ अवधि में अपनी संभावनाओं में वृद्धि व्यवसाय के लिए बहुत आवश्यक है। कहने का मतलब है कि अगर आपको लंबे समय तक काम करते ही रह जाना है तो आप समझिए कि किस तरीके से आप क्या करेंगे, अपने व्यवसाय की शाखाओं को बढ़ाना। बढ़ोतरी का मतलब अगर आप सिंपल यहां समझना है तो ये समझ सकते हैं कि व्यवसाय की शाखा को बढ़ाना, यानी ब्रांच। मतलब आप समझिए कि एक जगह ब्रांच आपकी सिंगरौली में है, वही ब्रांच आप जैसे मान लीजिए कि अभिजीत स्टडी सेंटर की ब्रांच भोपाल में हो, इंदौर में हो, दिल्ली में हो, तो कहीं ना कहीं जब हम लाभार्जन करने के बाद हम क्या करते हैं कि उसको बढ़ाते हैं। और बढ़ाने के लिए, उद्योग में बने रहने के लिए आप समझिए विकास की संभावना का पूरा लाभ उठाना चाहिए। और जैसे विक्रय आवर्त मतलब अपनी सेल को बढ़ाना, कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि करना और
उत्पादों की संख्या, पूंजी के निवेश में वृद्धि आदि के रूप में हम यह समझ पाते हैं कि हमारे व्यवसाय में बढ़ोतरी हो रही है। अब अगला पॉइंट अपन देखेंगे, अगला जो है वो है सामाजिक उद्देश्य। आपने पहले क्या समझा? आपने समझा संगठनात्मक उद्देश्य, यानी संगठन के मूल उद्देश्य क्या है। अगर प्रबंध है तो प्रबंध का संगठन में जो भी मूल उद्देश्य है उसको हमने अभी समझा। अब हम समझेंगे कि प्रबंध का सामाजिक उद्देश्य क्या है। तो जब आप सामाजिक उद्देश्य देखने आते हैं तो सामाजिक उद्देश्य में आपको यह ध्यान देना है कि कोई भी व्यवसाय है उसका समाज के लिए भी दायित्व बनता है। आप समझिए, संगठन चाहे व्यवसायिक है अथवा गैर व्यवसायिक, समाज के अंग होने के कारण सामाजिक दायित्वों को पूरा करना होता है। कहने का मतलब है कि आपको भी मालूम है कि आपका जो व्यवसाय है वो कहाँ होता है? समाज में होता है, समाज के बीच होता है। तो जब समाज के बीच आपका व्यवसाय हो रहा है तो आपका दायित्व भी बनता है समाज के लिए। क्या दायित्व बनेगा? आपका यह दायित्व बनेगा कि आप समाज में जो वंचित लोग हैं, जो समाज में पिछड़े लोग हैं, उनको आप क्या करें? रोजगार के अवसर दें। आपका यह दायित्व बनता है कि आप यह ध्यान रखें कि किस तरीके से हम जो भी उत्पादन कर रहे हैं उस उत्पादन का पर्यावरण पर कोई दुष्प्रभाव न पड़े। साथ में आपको, आपकी जहां पर भी कंपनी स्थापित है, आपका जहां पर फर्म स्थापित है, आपको यह ध्यान देना है कि वहां के ग्रामीण क्षेत्रों और शहरी क्षेत्रों में आप मूलतः उनको शिक्षा और स्वास्थ्य की भी व्यवस्था दें। तो ये किसी भी व्यवसाय का सामाजिक उद्देश्य होता है। अगला अपन देखेंगे कि कर्मचारियों संबंधित उद्देश्य। कहने का मतलब है कि आप समझिए कि आपके पास, आपने यह देखा कि प्रबंध का संगठन में क्या उद्देश्य है, प्रबंध का आपने देखा समाज के लिए क्या उद्देश्य है, तो जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उनके लिए प्रबंध के क्या उद्देश्य हो सकते हैं। तो आपको भी मालूम है कि संगठन उन लोगों से मिलकर बनता है जिनसे उनका व्यक्तित्व, पृष्ठभूमि, अनुभव एवं उद्देश्य अलग अलग होते हैं और ये सभी अपनी विविध आवश्यकताओं की संतुष्टि हेतु संगठन का अंग बनते हैं। आपको भी मालूम है कि कोई भी व्यक्ति जब किसी कंपनी में नौकरी करने जाता है तो उसकी अपनी निजी आवश्यकताएं होती हैं। उस व्यक्ति की अपनी तमाम तरह की आवश्यकताएं होती हैं जिससे वो चाहता है कि संगठन के माध्यम से, जिस संगठन में वह काम कर रहा है उस संगठन में उसको बेहतरीन एक वित्तीय आवश्यकता, यानी एक अच्छी सैलरी, एक अच्छा पैसा, एक अच्छा वेतन उसको मिले। दूसरा आप समझिए कि सामाजिक आवश्यकता, यानी वो जिस संगठन में काम कर रहा है सामाजिक रूप से उसको वहां बहिष्कृत न होना पड़े, कोई भेदभाव न हो उसके साथ। और अगला है, आप देखेंगे कि व्यक्तिगत बढ़ोतरी एवं विकास जैसी उच्च आवश्यकताओं, मतलब वो जिस भी संस्था में काम कर रहा है उस संस्था में काम करने के साथ साथ उसको विकास के भी अवसर मिलते रहने चाहिए। यानी आप ये समझिए कि अगर वो किसी संस्था में टीचर बनकर जा रहा है तो उसको तमाम तरह की ऐसी अवस्थाएं मिलनी चाहिए, ऐसी क्रियाकलाप होनी चाहिए जिससे उसको विकसित हो सके वो अपने ज्ञान के मामले में और अपने पदों के मामले में। देन अगर आपका कर्मचारी संतुष्ट है तभी आपका संस्था, आपका संगठन लाभार्जन कर सकता है और लंबे समय तक बाजार में बने रह सकता है। आज मैं आप सभी को यह टॉपिक समझाया और अगली क्लास में मैं आपको समझाऊंगा प्रबंध के स्तर। हिंदी माध्यम के छात्रों के लिए यह एक पहल है। आप अधिक से अधिक चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं और YouTube के माध्यम से आपके व्यवसाय अध्ययन की MP बोर्ड के हिंदी माध्यम के छात्रों के ये सीरीज जो है वो लगातार चलता रहे।